प्रदेश के निगम चुनाव में अब बोर्ड बनाने की जद्दोजहद शुरू हो गई है। भाजपा ने तो इस मुहिम में बाड़ेबंदी का पैंतरा भी आजमा लिया है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज सहित दूसरे निगम के प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। जयपुर हेरिटेज के प्रत्याशियों को अजमेर रोड स्थित एक निजी होटल में ठहराया गया है। भाजपा 3 नवंबर को होने वाली मतगणना के बाद आगे की रणनीति बनाएगी। हालांकि पार्टी इसको प्रशिक्षण शिविर और जन सेवा के लिए प्रत्याशियों को तैयार करने का दावा कर रही है, लेकिन प्रत्याशियों ने इसे पिकनिक का नाम देकर पार्टी की पोल खोल दी है। प्रत्याशियों को हम प्रशिक्षण के लिए लेकर जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति समझे और भारतीय जनता पार्टी जनता की किस तरह से सेवा करना चाहती है उसके बारे में प्रशिक्षण दें, ताकि पार्षद बनने के बाद वो अपने क्षेत्र का विकास कर सकें। बहुत टाइम से थक गई इलेक्शन में वोट मांगते मांगते, तो हमारे संगठन ने बोला चलो आप पिकनिक पे लेके जाते हैं सभी कार्यकर्ताओं को, तो इस नाते पिकनिक बनाने जा रहे हैं हम लोग। 6 निगम चुनाव के मतदान के बाद अब नजरें 3 नवंबर की काउंटिंग पर टिकी हुई है। मतपेटियों में प्रत्याशियों के भाग्य बंद हैं, लेकिन कई नेताओं की साख भी इस दौरान मतपेटियों से निकलेगी, जिसमें जोधपुर निगम से दांव पर लगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की साख, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी की साख, कोटा से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, वहीं जयपुर से भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, दिया कुमारी, कालीचंद सराफ के साथ कांग्रेस से महेश जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास की साख भी नतीजों से जुड़ी हुई है। निगम चुनाव में जनता ने अपनी पसंद को चुन लिया है, वहीं अब ईवीएम में प्रत्याशियों के भाग्य बंद है। अब देखना होगा कि आखिर 3 नवंबर मंगलवार का दिन किसके लिए मंगल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। खबर में आप सभी का स्वागत है। नगर निकाय चुनाव का दूसरा चरण भी आज पूरा हो चुका है और उसके बाद अब सभी को इंतजार है 3 तारीख का। 3 तारीख को फैसला होगा कि किसके हक में पूरा फैसला जाता है और किसको मौका मिलता है निगम में अपना बोर्ड बनाने का, अपना मेयर चुनने का। लेकिन अब जो गणित है वो जिस तरह से विधानसभा चुनावों में होता है उस तरह का गणित जोड़ तोड़ और एक तरह से खबरें ये भी हैं कि बाड़ाबंदी भी शुरू हो चुकी है।
बात करेंगे नगर निकाय चुनावों में इस बार जो एक नया रूप देखने को मिला है, इस बार जो बागियों ने अपनी ताकत जिस तरह से झोंक कर कांग्रेस बीजेपी को परेशान किया है, क्या उनके लिए नए समीकरण गढ़ सकती है और बीजेपी और कांग्रेस को क्या नई तैयारियां इस बार करनी पड़ी और अब परिणाम पर किस तरह का असर इसको देखने को मिलेगा। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं भाजपा प्रतिनिधि के तौर पर सुरेश गर्ग जी, थोड़ी देर में हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर पर विक्रम सिंह शेखावत जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर जी हमारे साथ इस चर्चा में है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। विक्रम जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। सुरेश जी आएंगे तो मैं उनसे काउंटर भी इस बारे में लेना चाहूंगा। फिलहाल कांग्रेस को लेकर हम बात करते हैं। दूसरे चरण का चुनाव हो चुका है, मतदान हो चुका है, लेकिन जब पहले चरण का मतदान हुआ था तो तीनों निगमों में सबसे कम मतदान का जो प्रतिशत था वो जयपुर में था। उसके बाद सबसे ज्यादा ये कहा जा रहा है कि अंदर खाने में जो चिंता बढ़ी वो कांग्रेस की बढ़ी। आपके नजरिए से क्या लगता है, चिंता बढ़ने की कौन सी वजह थी? क्या टिकटों को लेकर जो असंतोष था उसकी वजह से जो बागी खड़े हुए वो असंतोष की वजह थी, या फिर मुद्दों को सही तरीके से सामने नहीं रख पाए और सिर्फ चेहरों के बलबूते पर ही इस चुनाव को लड़ा गया, जैसा बीजेपी कहती है? जी, सबसे पहले बात तो मैंने आज भी पूरे दिन पूरा क्लोजली इसको चुनाव को देखा है। सबसे जो बड़ा कारण है ना सब कम मतदान का, वो सामने भी आएगा। एक तो कोविड का है वजह। लोगों में अभी भी डर है कि पता नहीं, लोग हमें भी पूछ रहे थे कि भाई साहब किस तरह का है वहाँ, भीड़ होगी। अब लोगों कह रहे भैया भीड़ है ही नहीं, भीड़ होगी। हर आदमी के सवाल था, जिसको भी फोन कर रहे हैं भाई आ नहीं रहे, साहब भीड़ होगी वहाँ, अरे भीड़ है ही नहीं। यही जो मानसिकता की वजह से है ना, आप देखिए मतदान कई बार मैंने विजिट किया, खाली पड़े थे, आप सोचिए। तो मेन जो है वजह, ये बहुत बड़ी वजह रहेगी, बता दूं आपको, कि पता नहीं किस तरह की सरकारी व्यवस्थाओं पर, आपको पता ही है कि भरोसा नहीं करते हैं लोग। ये हमारी कमजोरी है और ये बहुत बड़ी कमजोरी है, सत्य है, इसको स्वीकार करने में मैं कोई गुरेज नहीं करूंगा। सच है, भरोसा नहीं करते हैं लोग। हालांकि व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी इस बार, नो डाउट बहुत अच्छी थी, हमेशा से बहुत कहीं फार बेटर। कोविड का हर जगह ध्यान रखा गया था और हर जगह बड़ा व्यवस्थित किया गया था, लेकिन लोगों को भरोसा नहीं है, बस यही एक तो वजह। ये भरोसा नहीं, लेकिन राजनीतिक दलों को भरोसा ये जताना चाहिए था। देखिए निर्वाचन आयोग ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की, राजनीतिक दलों ने तो जताया है, लेकिन जनता आपको पता है किस तरह से भरोसा कम करती है। नहीं, ये मैसेज नहीं डिलीवर किया गया। निर्वाचन आयोग ने जो बूथ बनाए थे उसमें हर बूथ पर 900 से ज्यादा की लिमिट नहीं रखी, इतने ज्यादा बूथ बनाए। मैं कहता हूं कि लोगों को घर से बाहर निकालने के लिए राजनीतिक दलों को, क्योंकि अगर फायदा होता है ज्यादा वोटिंग का, अगर ज्यादा वोटिंग होती है तो उसका फायदा राजनीतिक दलों को मिलता है, उससे समीकरण बनते बिगड़ते हैं। आप अपनी हिसाब से गणित देखते हैं तो निर्वाचन आयोग की जो तैयारियां थी, आप लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए प्रेरित तो करते, मुद्दों की बात करते आप। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, लोगों को बताया गया तो लोग निकले, फिर लोगों को भरोसा दिलाया कि भाई नहीं, इस तरह का कोई वातावरण नहीं है, कोई भीड़ नहीं है, आप आइए और बहुत अच्छी व्यवस्था है, तो लोग निकले बिल्कुल। ये भरोसा आप जैसे कह रहे हैं वैसे हमने आजमाया है और लोग निकले। उसके बाद में थोड़ा सा वातावरण हुआ है, लेकिन आपको पता है बुजुर्ग लोगों को या थोड़े बहुत किसी बीमारी से पीड़ित हैं या किसी को हल्का सा भी कोई शक है तो वो लोग नहीं आए हैं। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है और इसको सभी को मानना पड़ेगा। और इसका दल से कोई लेना देना नहीं है, सभी पर इस चीज का फर्क पड़ेगा। जी श्याम जी, आपको लगता है कि ये जो राजनीतिक कारण दिए जा रहे हैं, कांग्रेस ही नहीं बीजेपी से भी हम बात करेंगे, हालांकि उनसे जब हमने पिछले चरण में बात की थी तब भी उनका यही कहना था, क्या आपको लगता है कि जो खेमेबाजी थी, बीजेपी या कांग्रेस हम दोनों की बात करें, जो खेमेबाजी थी और जो असंतोष था, हालात इस तरह के पैदा हो गए कि रात में बीजेपी के कार्यालय के बाहर और कांग्रेसियों में असंतोष होता है, गिरिराज गर्ग बैठ जाते हैं, टिकट वितरण की जो शिकायत है उसको लेकर बीजेपी के ऑफिस के बाहर पुलिस बल तैनात करना पड़ता है। आपको नहीं लगता है कि एक जो विश्वास पैदा करना चाहिए था जनता में, वो इस तरह के हालात की वजह से और कम हुआ और इसी की वजह से दोनों दलों को एक तरह से नुकसान उठाना पड़ सकता है कम मतदान प्रतिशत के तौर पर, और अब जब परिणाम आएगा तो वो और तस्वीर को साफ करेगा? देखिए प्रभात जी, अभी दोनों पार्टी के दल ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं कि संगठन नाम की कोई चीज है ही नहीं। कांग्रेस के पास तो केवल प्रदेश अध्यक्ष है, बाकी है ही नहीं। बीजेपी के पास भी शहर जिला अध्यक्ष के अलावा कोई है ही नहीं। तो जब संगठन ही आपका नहीं होगा तो सक्रियता कहां से आएगी? आपके कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए संगठन जरूरी है, बिना संगठन के कोई भी काम नहीं हो पाता। अब विक्रम जी बार बार कह रहे हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था या सरकार की व्यवस्थाओं पर विश्वास नहीं है। अब बताइए, सरकार की व्यवस्थाओं पर विश्वास नहीं है, इसका मतलब चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रचार प्रसार करने में कमी तो रखी। आपने दिखा क्या कहीं? बहुत जल्दबाजी में चुनाव हो रहा है। ये इतनी जल्दबाजी में देखिए
अब देखिए सरकार तो चाह रही थी कि हो ही नहीं चुनाव, सुप्रीम कोर्ट भी चले गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा नहीं नहीं, जो हाई कोर्ट ने कहा वो होगा। तो इसलिए अस्थिरता का माहौल तो क्योंकि शुरू से ही इस चुनाव को देखने को मिला, इसलिए स्वीकार करना चाहिए दोनों दलों को कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। हम तो ये सोच के चल रहे थे कि चुनाव होंगे ही बाद में, आज चुनाव की बात ही नहीं कर रहे थे, ये तो सोच रहे थे कि मार्च में चुनाव होंगे आराम से, जब तक संगठन भी बन जाएगा हम सब तरीके से हो जाएंगे। लेकिन इनको पता नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट मानेगा नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव कराइए। जब बिहार के चुनाव हो सकते हैं, बिहार के चुनाव में जिस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है वहां पर, तो आप देखिए किस तरह से हो रही है आम सभाएं, कांग्रेस की भी हो रही है, बीजेपी की भी हो रही है, बाकी दल की भी हो रही है। राजस्थान में जिस तरह का माहौल बनना चाहिए अब, क्योंकि अब देखिए ये तो चुनाव चलो अभी मान के चल रहा हूँ, आज हमारे टोटल जो मतदाता है 19,45,575 है आज जो मतदान करने वाले, उसमें से हम जयपुर में सबसे कम मतदान हो रहा है। कोटा में ठीक हुआ है, आपके जोधपुर में ठीक हुआ है, जयपुर में हुआ क्यों है कम? तो मैंने आपको बताया कि दोनों दलों के पास संगठन नहीं है, उनके पास केवल उनके पास जिला अध्यक्ष है राघव शर्मा। उन्होंने सुनील कोठारी को क्यों हटाया मुझे नहीं पता, इन्होंने तो पूरी डिजोल ही कर दी, क्योंकि सरकार को विश्वास ही नहीं था कि सरकार ये रहेगी या सचिन पायलट सक्रिय हो पाएंगे। क्योंकि विद्रोह की स्थिति जो हो गई थी, कांग्रेस तो इससे पीड़ित है, आज तक पीड़ित है, क्योंकि देखिए 108 दिन हो गए नए प्रदेश अध्यक्ष को बने हुए। आज भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अजय माकन इनके विचार विमर्श कर रहे हैं कि पर्यवेक्षक घोषित करने हैं पंचायत चुनाव के लिए। तो आखिर ये सब संगठन इस तरह से चलने वाला नहीं है। आप देखिएगा कि क्योंकि कोरोना पीड़ित कर रहा है, निश्चित रूप से अहमद पटेल को किया, अजय माकन को किया, बाकी के लोगों को भी पीड़ित किया, और वो ठीक होकर के सामने आ रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि जो हमको संगठन जिस प्रकार से बनाना चाहिए था, सरकार जिसके भरोसे चलती है, सरकार जिसके भरोसे, सत्ता में संगठन के भरोसे लोग आते हैं और संगठन नहीं होगा और ये कहेंगे कि नहीं नहीं फिर भी हमारा काम चल रहा है। काम तो चलता है, ये तो आप देखिएगा अगर मुख्यमंत्री नहीं रहता है तो भी सरकार अफसरों के भरोसे चलती है, लेकिन वो सही, क्योंकि आम लोगों की बात नहीं पहुंच पाती। संगठन अपने लोगों की बात सरकार तक पहुंचाता है, वो नहीं पहुंच पा रही है। तो ये सारी स्थितियां आने वाले समय में बहुत, दोनों ही दल इस पर चिंता करने की जरूरत है, मनन करने की जरूरत है। नहीं तो फिर वो आप देखिएगा बीजेपी ने तो मिस कॉल वाले संगठन बनाया था, और मिस कॉल इतने बना लिए कि उनको वेरीफाई नहीं कर पाए, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मिस कॉल मत करो, आप कम से कम व्यवस्थित रूप से संगठन बनाओ। तो ये सारी चीजें जब केंद्रीकरण हो जाता है सत्ता में और संगठन में, तो ये दुष्परिणाम धरातल पे देखने को मिलते हैं। इस धरातल को सही करने के लिए आपको संगठन और सरकार का विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा। जिस प्रकार से चुनाव हो रहे हैं, अब पार्षद आपके नीचे, सरकार किसकी बन रही है? शहर की सरकार बन रही है। शहर की सरकार बन तो रही है लेकिन अधिकार नहीं दे रहे, ना तो बीजेपी दे पाई, ना कांग्रेस ने ऐलान करती कि हम देखिए सबसे पहले नगर निगम का एक्ट लाएंगे। नगर निगम तो बढ़ाए जा रहे हो, 7 संभाग में थे, 3 और बढ़ा दिए, आपने 10 कर दिए नगर निगम। आप नगर निगम कौन से चल रहा है? पालिका एक्ट से चल रहा है। मेयर चुन के आता है, मेयर को वित्तीय अधिकार नहीं होते, बाकी काम करने का अधिकार नहीं होता, केवल मेयर होता है वो। तो ऐसी स्थिति में हमको सुधारात्मक तरीके से आना पड़ेगा धरातल पे और कहना पड़ेगा। अब बीजेपी तो अभी से ले गई बाड़ाबंदी में, पैरामाउंट में बंद कर दिया। अब तक तो कांग्रेस पे आरोप लगता था कि कांग्रेस के विधायक बाड़ाबंदी में, आज बीजेपी के पार्षद जो कि रिजल्ट आया ही नहीं 3 तारीख से पहले, उनको चिंता हो गई कि शासन का डंडा चलेगा और कांग्रेस वाले हमारे लोगों को उठा लेंगे, क्योंकि दल बदल है नहीं कानून, इसलिए हम तो रह जाएंगे। इसी बार विष्णु लाटा जैसा डर, बहुत ज्यादा डर है। इसलिए आप देखिएगा कि 100 पार्षद जो चुनाव लड़े उनको ले गए, क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है जीतेगा जो हमारा है, तो अभी जीतने देंगे। इनको तो पता है कि निर्दलीय भी जीतेंगे, वो हमारा है। क्योंकि शांति धारीवाल ने बड़े तरीके से कह दिया कि देखिए हमारे को तो, हमने तो हमारे कुछ, हाँ हमारे से कार्यशैली में कुछ गड़बड़ हुई है, हमने टिकट देने में नाराजगी हुई, सारी बातें उन्हें स्वीकार कर ली, इसलिए हमने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि जो जीत जाएगा वो हमारा। तो बड़ा अच्छा कंसेप्ट लेके आए हैं शांति धारीवाल। वो कितना सफल हो पाता है तो आपको 3 तारीख को दिखेगा कि कितने लोग इनके पास है, कितने लोग उनके पास है। ये बात सही है कि कांग्रेस भी कुछ मेयर बनाएगी और कुछ बीजेपी बनाएगी, पूरी तरीके से दोनों पार्टी नहीं जीत पाएगी। जैसे दावे दोनों पार्टी करते इसलिए करती है कि आज चुनाव होना था, अगर ये कहते कि हम तो हार रहे हैं तो इनके कार्यकर्ता असर पड़ता है, विक्रम जी प्रभाव मतदान पे पड़ता है। इसलिए दोनों पार्टी कहती है हम जीत रहे हैं, लेकिन जीत हार तो जनता करती है फैसला। इनको तो केवल कहने की बात है। जी
विक्रम जी, श्याम जी ने जो बात कही वो काफी हद तक इसलिए सही है कि जो भरोसा जताना होता है, देखिए विकेंद्रीकरण बहुत जरूरी है। अगर ये लगता है कि एक ही व्यक्ति बैठकर और सारी चीजों को कंट्रोल करे तो इतना ज्यादा वक्त निकाल पाना इन 24 घंटों में से बहुत मुश्किल हो जाता है। विकेंद्रीकरण नहीं किया गया और यही वजह रही कि अपने से निचले स्तर पर भरोसा नहीं जताया गया। क्या आपको नहीं लगता कि यही कारण रहे कि जो भी टिकट वितरण के वक्त जो समस्याएं आई, आप हमें सिर्फ सिंबल दे दीजिए, हम तय करेंगे कि हमें किसको टिकट देना है, लेकिन कोई भरोसा नहीं जताया गया। आपकी तरफ से एक पूरी नियमावली तय की गई थी कि हम इस पैरामीटर्स पर अपने उम्मीदवारों को तय करेंगे, वो सही बैठ नहीं पाया। आपने ऑनलाइन आवेदन मांगे, ऑनलाइन आवेदन कितने आए, उसमें से कितने लोगों का आपने सिलेक्शन किया, वो भरोसा आप नहीं जता पाए। तो जब तक आप निचलों पर भरोसा नहीं जता पाएंगे, अपनी आने वाले जो निचली वाली जो कड़ी है शहर की सरकार बनाने के लिए या उनको टिकट वितरण को लेकर जो मददगार साबित होगी, उस पर अगर भरोसा नहीं जताएंगे, उसका विकेंद्रीकरण नहीं करेंगे, अजय माकन जी वहां से बार बार निर्देशित कर रहे हैं, उनकी अगर पालना नहीं की जाएगी समय रहते तो नुकसान तो उठाना पड़ सकता है। इसमें ऐसा है, बहुत कम मामलों को आप छोड़ दीजिए, बाकी जो निश्चित पैरामीटर्स तय किए गए थे उनके आधार पर ही टिकट का वितरण हुआ है। और आप देखते हैं कि असंतोष तो इसका एक हिस्सा है, क्योंकि जब पार्टी शासन में होती है तो हर आदमी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है। और इस बार की वजह क्या है कि दो बढ़ गए हैं, निगम दो बन गए हैं और पार्षदों की दोनों को मिला के आप देखते हैं संख्या 91 से 250 हो गई है। तो उतने ही उम्मीदवार, उतने ही एस्पिरेंट्स बढ़ गए हैं। तो एक नेचुरल है, सबकी महत्वाकांक्षा होती है। और कई आपने देखे कि वार्ड नए बने, नए सिरे से बने, तो उनको एक लगता है कि मैं पार्टी के सेवक बन के या इस समाज सेवा का एक हिस्सा बनूं, तो ज्यादा लोगों में एंथुजियाज्म है। इस वजह से है इतना असंतोष दिख रहा है धरातल पे। वो भी टिकट वितरण के समय था, अब ऐसा कुछ नहीं दिखाया। चुनाव के वक्त आपने देखा होगा बहुत ही शांतिपूर्वक हुआ है। मुझे तो कोई ऐसी घटना देखने सुनने को मिली नहीं है पूरे दिन। नहीं, देखिए हुआ ना, कुछ उम्मीदवारों को तो सिंबल ही नहीं मिल पाया। आप देखिए कितनी देरी हुई है और वो उन्होंने निर्दलीय भर्तियां वो जी, ये अव्यवस्था ही तो है। कुछ मामलों में हुआ ऐसा, दो तीन मामलों में ही हुआ ऐसा, वैसा बाकी नहीं हुआ है ना। आप देखेंगे कि अब 250 टिकट वितरण में अगर 2 मामलों में ऐसा हो गया तो कोई वो बड़ा इशू नहीं है। वो इतनी चूक तो हमेशा हो भी जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा विकेंद्रीकरण का ही हिस्सा है कि 2 निगम बनाए गए प्रशासनिक व्यवस्था को अच्छा करने के लिए। पूरे ये 45-47 लाख की आबादी है जयपुर के, इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है और उसी के आधार पर ही आगे प्रशासनिक 2 इकाइयां बनेंगी, उसके हिसाब से ही विकास की योजनाएं बनेंगी। आपने देखा होगा कि हमारी पार्टी ने एक संकल्प पत्र जारी किया है जो एक अगले 5 साल का जयपुर शहर का विकास का एक विजन है। चलिए मैं आऊंगा वो विजन पत्र को लेकर, मैं अगले सवाल के साथ आपके पास लौटूंगा जी। 41 बिंदुओं का जो आपने विजन पत्र की बात की, मैं उसके साथ आपके साथ लौटूंगा। सुरेश गर्ग जी हैं हमारे साथ, भाजपा प्रतिनिधि के तौर पर जुड़ गए हैं। सुरेश जी, निगम चुनाव, जिस तरह की शिकायतें, जिस तरह की खामियां खुद बीजेपी के कार्यकर्ता जिनको जिम्मेदारी दी गई थी कि वो आगे जाकर ये बताएं कि किसे टिकट दिया जाना चाहिए, उन्हीं में नाराजगी थी और यही वजह रही कि आने वाले दौर में अब जब परिणाम आएगा उसको लेकर बीजेपी संशय जाहिर कर रही है। आपको नहीं लगता कि जो चीजें होनी चाहिए थी समय पर, वो चीजें अगर समय पर आती, आप अपना जो घोषणा पत्र है उसको ब्लैक पेपर से की जगह पर उस पर ज्यादा फोकस करते, अपने घोषणा पत्र पर ज्यादा फोकस करते तो ज्यादा सही रहता? सुरेश जी सुन पा रहे मुझे आप? जी, भारतीय जनता पार्टी का बहुमत से वोट बनेगा। जयपुर में हमारे 2 वोट बन रहे हैं और जोधपुर और कोटा के लिए हमारे 2 वोट बन रहे हैं। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सभी जगह हमारे वोट हासिल करने के अंदर कामयाब हो रही है। जिस तरीके से जनता में उत्साह बढ़ रहा है तो हम लोगों को वोट किया है और जनता का जो उत्साह है और कांग्रेस का जो 20 मिनट का जो शासन रहा है, तो 20 मिनट का कांग्रेस से जो जनता दर्श रही है उसके खिलाफ जनता ने वोट दिया और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से सभी वोटों में बहुमत हासिल होगा, क्योंकि जनता ने तो सफाई की समस्या के अंदर कचरा रहना, गंदगी रहना,
सुरेश जी माफी चाहूंगा, आपको बीच में रोक रहा हूं। सुरेश जी आपको माफी चाहूंगा, बीच में रोक रहा हूं। मुझे लग रहा है कि आपके शायद आवाज में डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो मैं पीसीआर जो टीम है हमारी, मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आपको रिकनेक्ट करें, और आप जब जवाब दें तो कैमरे की तरफ एक बार देखकर जवाब दीजिएगा, ताकि दर्शकों से तारुफ हो सके। पीसीआर एक बार आपसे फिर वापस कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करेगी। श्याम जी आपके पास लौटना चाहूंगा। जिस तरह की गुटबाजी इस बार निकलकर सामने आई है, निगम चुनाव की मैं बात कर रहा हूं। ये बात अलग है कि जब मेयर बनाना होता है, बोर्ड बनाना होता है, तब अलग तरीके के समीकरण सामने देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार जो समीकरण बिगड़ते हुए नजर आए, हम खेमेबाजी की बात कर रहे हैं, पायलट और गहलोत, वो जो दौर था तब से शुरू हुआ और अब तक अंदर की जो भागदौड़ है उसको भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उसी से निपट नहीं पा रहे हैं, और यही वजह रही कि निगम चुनाव आते आते एक दूसरे के साथ चलकर इस चुनाव को लड़ने की जो ताकत लगानी चाहिए थी वो कांग्रेस नहीं लगा पाई। देखिए प्रभात जी, क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जिस प्रकार का माहौल, अब क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, सीधे तौर पर केवल मेयर का चुनाव मत कीजिए, पार्षदों का चुनाव मत मानिए, ये चुनाव सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनके पुत्र वैभव गहलोत, आप अगर कोटा में जाएं तो शांति धारीवाल, जयपुर में आए तो इनके आप खुद प्रदेश अध्यक्ष भी इन्वॉल्व थे सीधे तौर पर। लेकिन देखिएगा जिस प्रकार से एआईसीसी ने लोगों को भेजा, किस लिए भेजा था? निगरानी करने के लिए। क्या उनकी निगरानी काम आई? क्या उनका जिस प्रकार से उन्होंने लोगों से आवेदन लिए थे उस पर क्या निर्णय कर पाए वो? तो ये सारी बातें जब 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 डिक्लेयर होने लगा तो कांग्रेस की स्थिति इतनी कमजोर हो गई कि अपने लोगों की लिस्ट डिक्लेयर नहीं कर पाए, और यही कारण रहा कि अंतिम समय तक लोगों को पता ही नहीं था कांग्रेस का कैंडिडेट असली है कौन। तो ये देखिएगा जिस प्रकार से मैं फिर कह रहा हूं कि संगठन की कमजोरी होती है, संगठन दिशा निर्देश नहीं दे पाता है, सत्ता यदि उसमें हावी हो जाती है तो ये सारी चीजें होती है। जोधपुर में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किए बहुत सारे, आप शांति धारीवाल ने कोटा में निर्णय किए, लेकिन जयपुर में कोई निर्णय करने वाले चार पांच लोग तैयार हो गए। देखिए महेश जोशी भी थे, उसके अलावा प्रताप सिंह खाचरियावास भी थे। अब प्रदेश अध्यक्ष जी ने तो कहा कि आप ही निमट लो क्योंकि आप सीनियर हो, कई तो सीनियर ही है उनसे, महेश जोशी सीनियर है, बहुत सारे सीनियर है। जब प्रदेश अध्यक्ष छोटे स्तर का जैसे हो सकता है क्योंकि पार्टी का नीतिगत निर्णय है वो किस प्रकार से किसको बनाती है, जिम्मेदारी रहती है, तो उनको शुरुआत में तो कठिनाई आती है। अब देखिएगा 6 महीने तो दोनों ही प्रदेश अध्यक्ष को अत्यधिक कठिनाई आएगी, क्योंकि वरिष्ठ लोग नाराजगी प्रकट करते हैं और वो नाराजगी इतनी बड़ी हो जाती है कि उसका जवाब प्रदेश अध्यक्ष नहीं दे पाता, क्योंकि उसको पता है कि मैं किस कद का था और मैं बन गया हूं, क्योंकि उसको अपनी कार्यशैली बनाने में और लोगों तक डिलीवर करने में टाइम लगता है। दोनों ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की स्थिति यही है, वहां पर भी कनिष्ठ बन गए, यहाँ पे भी कनिष्ठ बने, तो वहां वरिष्ठ लोग देखिए कालीचरण सराफ है, मानते ही नहीं है वो तो सतीश पूनिया को प्रदेश अध्यक्ष की स्थिति में, राजवी मानते ही नहीं है क्योंकि राजवी एसएस राजवी बहुत सीनियर है। अब देखिएगा कि वहां देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत पर हावी हो गए कई लोग, अब बहुत सारे लोग देखिए घनश्याम ओझा ने अपने लोगों को दिला दिया, और उसके अलावा जसवंत सिंह पूर्व सांसद है, उन्होंने अपने लोगों को दिला दिया, सूर्यकांता ने अपने लोगों को दिला दिया, तो वहां और वसुंधरा जी के लोगों को मिला ही नहीं टिकट, तो वहां पर जोधपुर में बड़ी अलग तरह की स्थिति बनी। बीजेपी में भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत सहजता से हो गया। अब आप कोटा के ले लीजिएगा, कोटा में मदन दिलावर की स्थिति को कमजोर करने के लिए जयपुर भेज दिया, उनको प्रभारी बना के जाओ, यहाँ उन्होंने गड़बड़ की तो यहाँ पे भी उनको वापिस दे दिया। तो और ये आगे की स्थिति यह है कि देखिए नगर निगम को बनाने की जिम्मेदारी मिल रही है मदन दिलावर को, खुद का वोट कट गया, पता ही नहीं पड़ा कि उनका नाम हटा दिया गया लिस्ट में से। अरे आप तो जागरूक रहो, अपना नाम तो कम से कम, परिवार का नाम था, खुद का नाम ही नहीं था। तो देखिए जनप्रतिनिधि लोगों को जागृत कर रहा है, खुद के प्रति जागरण नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ बहुत सारी चीजें, कमियां जो है दोनों ही पार्टी में कमियां हैं, उस कमियों को दूर कीजिएगा। केवल आप बहुत अच्छे दिख जाओ, अपना प्रचार प्रसार कर लो, उससे काम चलने वाला नहीं है। जिस प्रकार से आरएसएस घर तक अपनी पकड़ बनाती थी या कांग्रेस अपने संगठन के थ्रू जो निर्णय करती थी, वो कमजोर संगठन जब से होने लगा है, ये स्थिति निश्चित जब केंद्रीकरण हो जाता है किसी चीज का, देखिएगा बीजेपी में भी 2 लोग चला रहे हैं देश को, और आज प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है अमित शाह, लेकिन बंगाल की दिशा निर्देश तय करने कौन जा रहे हैं? अमित शाह जा रहे हैं, जेपी नड्डा जा ही नहीं रहे। जेपी नड्डा जी को हाथ पकड़ के पीछे कर दिया जाता है, प्रधानमंत्री जी से मैं बात करूंगा। तो ये सब जब ये सारी चीजें होती है तो आप देखिएगा सरकार का निर्णय भी अमित शाह करेंगे, संगठन का निर्णय भी अमित शाह करेंगे। यहां भी यही हो जाता है
कि राहुल गांधी परिवार पूरे संगठन का निर्णय करता है, सरकार का निर्णय भी वही करेगा। तो इसलिए मैं मान के चलता हूं कि संगठन में अच्छे लोग और मजबूती तरीके के लोग आने चाहिए। वो कहने चाहिए कि ठीक लोग हैं, इनको संगठन में पद दिया जाना चाहिए। सिफारसी लोगों को और पैसे वाले लोगों को अगर राजनीति में लाएंगे या वंशवाद का अत्यधिक प्रभाव अगर राजनीतिकरण में देखने को मिलेगा तो दोनों ही पार्टी आने वाले समय में कमजोर होगी। यही कारण देखिएगा, कांग्रेस से कितने दल निकल के चले गए, लालू कांग्रेस से गए, नीतीश इधर ही थे, बहुत सारे लोग कांग्रेस तो ये लगेगा तो फिर वो नहीं लगेगा ना। तृणमूल कांग्रेस कहाँ की है, कांग्रेस की थी। तो कांग्रेस ने अपने आप को समझाया नहीं और बहुत बड़े दिल की बात रखनी चाहिए थी, उसके बाद बड़ा दिल नहीं रखा, तो ये सारी कमजोरियां आती है। अब राहुल गांधी चाहते हैं कि आम व्यक्ति पद पर आए, आम व्यक्ति पद ले, तो ये वो सारी चीज हो नहीं पा रही है। जैसे यूथ कांग्रेस में हुआ, एनएसयूएस में हुआ, वो चाहते थे कि नए लोग आए, लेकिन यहाँ मसल्स पावर, धन बल और बहुत सारी चीजें जो सामने राजनीति के लिए अच्छा शासन देने के लिए पढ़े लिखे और अच्छे ईमानदार लोग आएंगे तो ये राजनीति अच्छी होगी। नहीं तो निश्चित रूप से पैसों के दम पर, मसल्स पावर के दम पर अगर ये राजनीति चलेगी तो देखिएगा कि बहुत अच्छे लोग राजनीति में आने से भी कतराएंगे। क्योंकि जो इवेंट मैनेजमेंट वाला अगर सारा सिस्टम हो जाता है तो आम व्यक्ति चुनाव लड़ ही नहीं पाएगा। जो अच्छा व्यक्ति है, जो विक्रम जी जैसा व्यक्ति है, ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, केवल संगठन में काम करते रहेंगे। तो अच्छे लोगों को आगे लाने का प्रयास कौन करेगा? संगठन शीर्ष नेतृत्व करेगा। वो जब तो इस सारी चीजें सामने देखने को मिलेगी। बिल्कुल विक्रम जी, देखिए अभी जो भी प्रकरण हुआ था गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, उस प्रकरण में देखिए आप रातों रात सारे संगठन के जो अध्यक्ष हैं वो बदल दिए जाते हैं। एक तो ये अविश्वास, ये जो बात कह रहे हैं वो बात सही है, लेकिन मैं इससे थोड़ा सा इतना जाना चाहूंगा। आपने जो घोषणा पत्र जारी किया अपनी तरफ से 41 बिंदुओं का जो घोषणा पत्र था, उसमें मेट्रो को लेकर आपने बात की, सारी चीजों को लेकर आपने बात की, द्रव्यवती को लेकर जिन बिंदुओं का जिक्र किया जाना चाहिए था हालांकि वो मिस रहे, लेकिन अभी ये एंटी इनकम्बेंसी एक तरह से आपको एक बड़ा खतरा हो सकती है। मेट्रो में जिस फेज का फैसला पहले होना चाहिए था उस फेज को प्राथमिकता में नहीं रखा गया। उस फेज का फैसला पहले किया गया जहां पर बहुत ज्यादा फुटफॉल या ज्यादा ट्रैवल के लिए लोग बाग नहीं होते। द्रव्यवती नदी को लेकर आप बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने ऐसा निर्णय लिया जो अभी तक ढूंढना पड़ रहा है, लेकिन जब आपकी सरकार थी, नगर निगम को अगर ये जिम्मेदारी दी जाती, जिस कंपनी को ये पूरा ठेका दिया गया, अगर उससे थोड़ा सख्ती से निपटा जाता तो सिर्फ नाम की द्रव्यवती नदी नहीं रहती, वो वहां पर वास्तव में उस जैसे हालात होते। तो ये जो चीजें हैं ये जनता के सामने रहती हैं, जनता के बिल्कुल सामने घटती हुई चीजें हैं। इन हालात में आपको नहीं लगता कि जो मुद्दे आपने यहां पर जिक्र किए हैं उन मुद्दों की पूर्ति कितनी हो पाई है? पुरानों में आपने कितना संशोधन किया? जो पुरानी गलतियां अगर आप किसी सरकार की गिनाना चाहते हैं तो उनको आपने किस तरीके से सुधारा? ये सारी चीजें तो दूर कर दी गई और कुछ और नई चीजें को घोषणाएं कर दी गई। देखिए अभी जो पिछले 7-8 महीने निकलेंगे तो के निकले, आरा जो सरकारी अमला था, सारी सामाजिक संस्थाएं उसके पे कब्जा करके बैठी है। आपको पता है कि जीएसटी लागू कर दिया, जीएसटी के बजट को लेके बैठे हैं सरकारें, राज्य सरकारें। आपको पता है ये सभी सरकारों ने मिलकर प्रधानमंत्री से, वित्त मंत्री से, इवन राष्ट्रपति जी से गुहार लगानी पड़ी कि हमें, हमारा भाजपा ने इस तरह की नीतियां बना रखी है कि बजट रिलीज नहीं हो रहा है। आपको पता है विकास के पैसे बिना विकास नहीं होता। लेकिन नगर निगम के पास रेवेन्यू के लिए कम सोर्स छोड़िए सर, उसके पास नगर निगम के पास उसको ताकत तो देने की बात करते। रेवेन्यू के लिए अगर कंपनी दूसरी निजी कंपनी को ठेका दे दिया जाता है और उसके बाद उसके पास अपना इतना ही पैसा है कि छोटे मोटे काम किए जा सकते हैं। ये मेट्रो जैसी, आप मेट्रो को पता है आपको किस तरह से बीजेपी के 5 साल के शासन में भाजपा ने मेट्रो को रोक के रखा। बजट आपको पता है किस तरह से बजट में कटौती की गई ताकि ये टाइम पर समय पर पूरा ना हो और कांग्रेस पार्टी के मध्य मंडे। जब से कांग्रेस गवर्नमेंट आई उस वक्त ये प्रोजेक्ट खत्म हुआ है और आपको पता है उद्घाटन हुआ है। चलिए सुरेश जी हमारे साथ जुड़ चुके, मैं वापस आपके पास लौटूंगा, काफी लेट जुड़े हैं सुरेश जी हमारे साथ। सुरेश जी आपसे इस बारे में जानना चाहूंगा, अभी पहले चरण का मतदान प्रतिशत काफी कम रहा, दूसरे चरण के मतदान प्रतिशत को लेकर अभी थोड़ा सा आंकड़े आने बाकी हैं, लेकिन जो मैं आपसे सवाल पिछली बार कर रहा था कि जो खेमेबाजी है न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी के लिए भी घातक साबित हो सकती है। अगर उसको समय पर निपटा लेते तो परिणाम कुछ और ही सामने होते। वसुंधरा राजे के जो
टिकट मांगने के दावेदार थे या उनकी तरफ से जो भी उनके समर्थक माने जाते हैं, उनकी इसमें बिल्कुल नहीं सुनी गई। उसके अलावा बीजेपी के कार्यालय के बाहर जिस तरह की भीड़ इकट्ठा हुई, उसने भी नाराजगी को सामने लाकर रखा। और एक जो विकेंद्रीकरण की जो बात श्याम जी ने कही थी, वो ही नुकसान बीजेपी को भी होता हुआ नजर आ सकता है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और सबकी इच्छाओं के अनुसार में टिकट का वितरण हुआ है। संगठन, विधायक और जो भी हमारा संगठन है, विधायक है, सबकी सहमति से हमने टिकटों का वितरण किया है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे कोई विरोधाभास नहीं है। दूसरी बात, हम आपको फिर दोबारा दोहराना चाहते हैं कि हम सभी वार्डों, सभी जगह नगर निगम के बोर्ड बनाने में सक्षम है और हमारे बोर्ड बनेंगे। जिस तरीके से मतदान हुआ है, जिस तरीके से कांग्रेस का जो 20 महीने का कुशासन रहा है, उस कुशासन से लोग बाग त्रस्त हो गए थे। उसके अगेंस्ट में जाके लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और भारतीय जनता पार्टी का सब जगह वोट बनेगा। आप देखिए 20 महीने के अंदर कितनी जनता त्रस्त हुई है। कोरोना काल के अंदर ये 5 स्टार होटलों के अंदर बैठे रहे और बीजेपी जनता के पास गई है, जनता की सेवा की है, जनता की सेवा की है। जनता को कोरोना काल के अंदर हमने दवाइयां पहुंचाई है, भोजन पहुंचाया है, जहां जहां उनको जरूरत थी उनको हेल्प करने की। आज की तारीख के अंदर जयपुर के अंदर हॉस्पिटल्स के अंदर बेड अवेलेबल नहीं है। इन्होंने इस तरह की दशा कर रखी है कि पेशेंट इधर से उधर घूम रहा है। तो आज जनता उस चीजों को देख चुकी है। 20 महीने का जो इनका कार्यकाल है बहुत ही गंदा कार्यकाल रहा हुआ है, जिसके अंदर दुर्दशा, जो जयपुर के अंदर जब हमारा महापौर था तब जयपुर के अंदर इतनी सफाई थी कि बहुत अच्छी सफाई थी, उस सफाई नाम की चीज खत्म हो गई। आज देखो कोरोना काल के अंदर बिजली के बिल बढ़ा दिए, पानी के बिल बढ़ा दिए। तो ये क्या जनता को पता नहीं है? जनता को सब चीज पता है और आज कांग्रेस से त्रस्त होकर के जनता बीजेपी को वोट देगी और हमारा बीजेपी का हर जगह वोट बनेगा। सुरेश जी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस का आप कुशासन का आरोप लगाते हैं, कुशासन कांग्रेस का रहा और वही आपकी जीत का आधार बनेगा। आपने अपनी तरफ से क्या ऐसा रखा जो आपको ये विश्वास दिलाता है कि ये जो चुनाव है, नगर निगम का चुनाव है, वो आपकी झोली में अच्छे परिणाम लेकर आएगा? ऐसा क्यों लगता है? कुशासन ही क्यों? ये हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने जब हमारे लोकसभा के चुनाव हुए थे तब हमने बोला था कि हम धारा 370 हटाएंगे, हमने 370 हटाई। हम राम मंदिर बनवाएंगे, हमने राम मंदिर बनवा रहे हैं। इसी तरीके से हमने हमारे घोषणा पत्र के अंदर जो भी बोला है उसको पूरा करेंगे। लेकिन इनका ये चीज देखें कि इन्होंने 10 दिन के अंदर किसानों का ऋण माफी के लिए बात की थी, लेकिन 10 दिन सुरेश जी, अगर ऐसा है तो क्या दिक्कत, क्या वजह रही कि खेमेबंदी शुरू कर दी गई परिणाम आने से पहले ही? अभी तक तो वोट भी पूरा नहीं हुआ। हमने हमारे जितने भी कैंडिडेट है उनको जानकारी देने के लिए इकट्ठा किया गया। कोई खेमेबंदी नहीं है। एक प्रशिक्षण शिविर होता है, प्रशिक्षण शिविर के लिए रखा गया है। जीतना तो सुनिश्चित हो जाए, उनका जीतने के बाद ही तो प्रशिक्षण दीजिएगा। ऐसा है कि कई चीजों के प्रशिक्षण होते हैं, उस प्रशिक्षण की वजह से बाकी कोई खेमाबंदी नहीं है। सब मिलजुल के एक चर्चा कर रहे हैं, समीक्षा बैठक हो रही है और कुछ नहीं है उसके अंदर। अरे तो आज ही तक तो पहना के बाद ले जाते जीतने वाले। हेरिटेज वाले, ग्रेटर वाले तो अभी अब चुनाव खत्म हुए 5:30 बजे, इनसे पूछिए इनकी क्या हालत है। आप ये बताइए कि होटल के अंदर 2 महीने तक सरकार होटल के अंदर चली है। सुरेश जी, मैं वापस लौटूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे। ब्रेक के बाद हम इस चर्चा में वापस आपके पास लौटेंगे। और ये खेमेबाजी वाला जो सवाल था, जिस तरह की मुस्कुराहट श्याम जी के चेहरे पर आ रही है, मुझे लग रहा है कि उनके जहन में कुछ एक बड़ा सवाल कौंध रहा है। उनके सवाल के साथ मैं भी कुछ सवाल जोड़ूंगा। जी विक्रम जी, हम लौटेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। ब्रेक के बाद वापस हम इस चर्चा को जी बिल्कुल। आप खास खबर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं नगर निकाय चुनावों को लेकर। दोनों चरणों का मतदान हो चुका है। 6 नगर निगमों में वोट डले हैं और अब इंतजार है परिणाम का। 3 तारीख का इंतजार है। लेकिन उससे पहले क्या जीत का गणित हो सकता है? परिणाम के मुताबिक जो रुझान आएंगे उसके मुताबिक क्या नई जीत की कोशिश हो सकती है? वो कोशिशें भी नजर आने लगी हैं जिनको हम
तकनीकी भाषा में बाड़ाबंदी कहते हैं। हमारे साथ चर्चा में इस वक्त भाजपा नेता सुरेश गर्ग जी और इसके अलावा कांग्रेस नेता विक्रम सिंह शेखावत जी और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। श्याम जी, बाड़ाबंदी को लेकर जब मैं सवाल कर रहा था सुरेश जी से, तो कुछ आपके सवाल थे। ये बात आपने सही कही कि आज ही का दिन और दोपहर का दिन क्यों चुना गया? अगर मान लीजिए प्रशिक्षण, जैसा कि सभी प्रशिक्षण का नाम देते हैं, अगर कांग्रेस भी बाड़ाबंदी करेगी तो वो भी प्रशिक्षण का नाम देंगे। पहली बात तो ये कि जब जीत ही सुनिश्चित नहीं है तो कैसा प्रशिक्षण? लेकिन आपका एक सवाल और इसमें आप जोड़ना चाह रहे थे, कौन सा सवाल था? सुरेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका सवाल जोड़ सकते हैं उसमें। ठीक है प्रभात जी, जिस प्रकार के सुरेश जी कह रहे थे कि हम रीति नीति सिखा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन आज तो आपके कैंडिडेट जीते ही नहीं। अभी तो पता ही नहीं है कि लोकतंत्र ने आपको समर्थन दिया है या कांग्रेस को दिया है, ये अभी तय नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में आपको घबराहट क्यों हो गई? क्योंकि इसमें दल बदल कानून लागू नहीं होता। अगर सत्ताधारी पार्टी अपने फोर्सेस के आधार पर इनके पार्षदों को ले जाए कहीं, तो ये क्या कर सकते हैं? केवल शोर शराबा कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं हो। अगर उसका हृदय परिवर्तन करा लें 7 दिन में, तो हृदय परिवर्तन हो ही जाता है। बहुत सारी चीजें हैं कि भाजपा को सबसे ज्यादा चिंता का विषय है कि मेरा जीता हुआ पार्षद मेरा रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि ये धोखा खा चुके हैं जयपुर में। इनका मेयर इनका नहीं रह पाया क्योंकि चाहते नहीं थे वो मेयर बने। कांग्रेस ने समर्थन दिया, विष्णु लाटा इन्हीं के थे और समर्थित थे और बहुत करीबी थे। क्योंकि अब जब आपके संगठन सही लोगों को जिम्मेदारी नहीं देता तो उसका परिणाम भोगना पड़ता है। क्योंकि हमको थोपा जाता है कि हम मेयर इसी को बनाएंगे, पार्टी का निर्णय करो, पार्षदों का निर्णय नहीं है। क्योंकि हाईकमान निर्णय पहले कांग्रेस में ज्यादा होता था, अब बीजेपी में भी यही हो गया है। हाईकमान ने कहा है इसलिए इसको बनाना है, और हाईकमान का निर्णय पार्षदों को आता ही नहीं आता तो वो करेगा विरोध। क्योंकि इसमें आप जाके वोट जब डालेगा तो आपको दिखाएगा नहीं, क्योंकि राज्यसभा वाला चुनाव तो होता नहीं है। अंदर जाकर के वो किसके समर्थन में वोट देके आ जाएगा, वो तो परिणाम आता है, उसके बाद मालूम पड़ता है कि हमारा तो रहा ही नहीं। इसलिए आप देखें विष्णु लाटा का विरोध करने का क्यों कारण रहे मुझे नहीं पता। ये और वो उन्होंने प्रताप सिंह खाचरियावास से समझौता किया और इनके लोग तोड़ ले गए 8, और इनका बहुमत था। कांग्रेस समर्थित अगर जीत जाता है, और उसकी प्रभारी कौन थे? मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया प्रभारी थे। अब सुरेश जी कहेंगे कि हमारी उस वक्त मंत्रणा ठीक नहीं हुई, प्रशिक्षण ठीक नहीं दिया, जो पार्षद जीत के आए थे वो इनके साथ 3.5 साल तक रहे, उनको समझा नहीं पाए उनको, क्योंकि इनके जिस प्रकार के सफाई समिति के अध्यक्षों की वायरल हुआ था वीडियो, मैं नहीं कहना चाहता, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा था कि क्या हो रहा है ये देखना चाहते हो, जयपुर को नरक निगम बना रखा है, सफाई होती नहीं है। वो खुद निकली थी सड़कों पर, कह रही थी मैं सीधी पार्षदों से बात करूंगी, अगर जिस पार्षद के गड़बड़ मिली मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगी। अगर ये मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कहती हो और ये कहते हैं कि हमने बहुत अच्छी व्यवस्था दी, और इन्होंने कहा 3 बार इन्होंने नगर निगम का एक्ट बनाया, 39 लाख रुपए खर्च हुए, लागू नहीं किया। क्योंकि कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि मेयर को अधिकार दे दे और मेयर अपने तरीके से काम करे। मेयर देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5 विभाग देने की घोषणा की थी। विक्रम जी बता दें कितने विभाग दिए? एक नगर निगम में एक पीएचडी का एक्शन लगाया, कोई काम नहीं दिया, उसको बैठाए रखा। आप देना ही नहीं चाहते। और देखिएगा कि जब वर्ल्ड बैंक ने कहा कि आप पानी के बिल बढ़ाइए, कि भाई पानी के बिल बढ़ाएंगे तो हमारी सत्ता चली जाएगी, तो ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी है कि नगर निगम को सक्षम नहीं बनाना चाहते। शहर में जब तक नगर निगम सक्षम नहीं होगा, भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, पारदर्शिता नहीं आएगी, जब तक नहीं अभी तक तो 1 साल हो गया गठन हुए हुए, आप देखिएगा ऑफिस बन गए क्या? आप उसी नगर निगम में 2 नगर निगम चलाना चाहते हो। जब आपने निर्णय कर लिया 1 महीने पहले, अभी देखिएगा अब जाके पुलिस मुख्यालय में हमारा हेरिटेज का नगर निगम पुताई हो रही है, अभी तो दिख रहा है कि नगर निगम आ रहा है, तो हम उससे पहले स्टाफ को नहीं बैठाएंगे, केवल मेयर साहब को और सीओ साहब का कमरा तैयार कर रहे हैं, बाकी का कमरा तो तैयार होने टाइम लगेगा। आप साल भर से क्या, हाई कोर्ट कहता है जब तो आप सीओ नियुक्त करते हो, अलग अलग करते ही नहीं हो। मंशा ही नहीं है कि आप 2 नगर निगम बना रहे हो। अभी तक जोधपुर और कोटा का बता दीजिए नगर निगम का ऑफिस कौन सा होगा, वही 2 कमरे अलग से साहब अलग अलग कर दिए। पहले तो 6 महीने तक तो एक ही सीओ के आधार पर काम चलाया। इसलिए मैं कहता हूं कि जो निर्णय कर रही है सरकार, उसको इंप्लीमेंट करे, धरातल तक पहुंचाए। अब बीजेपी को शंका ये हो गई है कि हमारा नगर निगम नहीं बना तो हम कैसे कहेंगे ऊपर जाकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष को और अमित शाह जी को कि हमारी स्थिति ठीक है। हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष, दोनों के प्रदेश अध्यक्ष नए हैं, दोनों के सामने चुनौती है। जो हारेगा
उसको हाईकमान को बताना पड़ेगा कि हमारी स्थिति क्यों है, क्योंकि बताना तो पड़ेगा ना आप हारे क्यों। एक के पास सत्ता है, एक के पास बहुत सारे केंद्रीय मंत्री है जिनके पास बहुत सारी चीजें हैं। हमारे यहाँ पहली बार नगर निगम के चुनाव में 3 केंद्रीय मंत्री प्रभारी बने, कभी बनते नहीं थे। एक तो खुद ही प्रभावित है, वो है लोकसभा अध्यक्ष प्रभावित हो रहे सीधे तौर पे। तो राष्ट्रीय स्तर के लोग भी इसमें इन्वॉल्व है और कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए एआईसीसी के लोगों के पर्यवेक्षक को भेज दिया, लेकिन उनकी चली नहीं बात। नहीं है, बाद में विधायकों ने इतना हावी हो गए और टिकट तक का आरोप इन्हीं के पास लगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सवाल भी खड़े करेगी। वाले समय में संदेश दी जाएगी राजस्थान और जो 3 नगर निगमों के जो 6 नगर निगम हुए वो ये चुनाव दोनों पार्टियों को सबक भी देंगे, संदेश भी देंगे, आने वाला धरातल भी बताएंगे कि आप रहोगे या नहीं रहोगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, ये बोलने नहीं चाहे चली गए, लेकिन दोनों चीजों में ये सारी हकीकत इसलिए बीजेपी चाह रही है कि किसी तरह से हम बचे रहे, हमारे नगर निगम पहले जैसे सुरक्षित रहे। लेकिन ये नहीं पता कि सत्ताधारी पार्टी में होता है और वो होगा सामने, इसलिए लेके पार्क प्लाजा में ले गए। अब देखिए कितना महंगा होटल है। अब ये कह रहे थे कि यार हम तो कहीं रिसोर्ट में ले जा रहा चाह रहे थे, कहीं पार्क प्लाजा में ले गया, बाकी को बहुत सारे हैं, 250 ये है और बाकी 80 उधर देंगे। बहुत बड़ा खेल है आपके का आने वाला समय 3 तारीख को क्या। जी सुरेश जी, अविश्वास के ये हालात क्यों, ऐसी अविश्वास की स्थिति क्यों कि सभी जो पार्षद हैं टू बी पार्षद, अभी तो मैं सिर्फ प्रत्याशी बोलूं तो भी ठीक है, लेकिन आप सभी को पार्षद, जीता हुआ पार्षद समझ के चल रहे हैं, इसीलिए शायद सभी को आप वहां पर ले गए हैं। लेकिन ये अविश्वास की स्थिति इतना क्यों? थोड़ा सा तो इंतजार किया होता, कम से कम 5:30 बजे मतदान हो जाता दूसरे चरण का, उसके बाद अगर इस प्रक्रिया को आप देते तो लगता है कि आपने कहीं से कोई एग्जिट पोल को देखकर या फिर आपने कोई आंकड़े कहीं से जुटाकर और ये सोचा है कि ये हमारे सब जिताऊ उम्मीदवार है इसलिए हम इनको ले जा रहे हैं, और प्रशिक्षण जो भी दे रहे हैं आप अपने चाहे प्रशिक्षण उसको बोले, दोपहर में ही आपने सभी को इकट्ठा किया और ले गए वहां से? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ पे प्रशिक्षण चलता रहता है और एक समीक्षा बैठक है। समीक्षा बैठक के अंदर आप सबको एक जगह इकट्ठा करके हम समीक्षा कर रहे हैं कि भाई किस तरह की समीक्षा कैसे करेंगे? दूसरे चरण तो वही समीक्षा बैठक है, कोई बाड़ाबंदी नहीं है हमारे पास में, कोई बाड़ेबंदी नहीं है, कोई बाड़ेबंदी नहीं है। कांग्रेस सरकार की तरह बाड़ेबंदी नहीं है कि होटल के अंदर किसी को जाने नहीं दे रहे थे, वहां पे पुलिस का पूरा लवाजमा लगा रखा था, जैसलमेर ले गए, साहब फलानी जगह ले गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी के अंदर है, सब एक जगह इकट्ठे हुए हैं और सब आपस में डिस्कशन कर रहे हैं और एक समीक्षा बैठक हो रही है। तो इसलिए ऐसा आप कहीं पे भी ऐसा लग नहीं रहा कि भाई हमने बाड़ेबंदी कर दी और उनको बिल्कुल सुरक्षित, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल हमारा समीक्षा बैठक हो रही है और समीक्षा के लिए उनको एक जगह इकट्ठा किया गया। तो सुरेश जी, क्या आपका जो प्रदेश नेतृत्व है उस पर भरोसा नहीं था कि जैसा श्याम जी ने बताया कि जो केंद्रीय स्तर के नेता है, गजेंद्र सिंह जी की बात करें, कैलाश जी की बात करें, इन सबको वहां पर एक तरह से मैदान में उतार दिया गया? अब मैं बता दूं, अभी हमने चुनाव पर्यवेक्षक जो कन्वीनर बनाए हैं अर्जुन मेघवाल जी को बनाया है, गजेंद्र सिंह जी कहीं पे भी नहीं है। राजेंद्र गहलोत जी जोधपुर के अंदर है, जयपुर के अंदर हमारे अर्जुन मेघवाल जी है, और गजेंद्र जी पूरे इलेक्शन की कैंपेनिंग के दौरान वहां जोधपुर में रहे, वो जोधपुर नहीं छोड़ा उन्होंने। जोधपुर के रहने वाले हैं सर, जोधपुर के रहने वाले हैं, अपना घर है, घर में रहेंगे नहीं क्या? वो वोट डाल रहे हैं वहां पे, वोट डालने के लिए आए, जोधपुर उनका घर है, जोधपुर घर है। आज अगर अशोक गहलोत जी जोधपुर जाते हैं वोट डालने के लिए तो क्या वो वहां पे वो कर रहे क्या? इसी तरीके से हमारा घर है भाई, गजेंद्र सिंह जी का घर है, घर पे गए हैं और घर पे जाके जनता से मिलना उनका दायित्व है। काम छोड़ के घर में जाके बैठ गए। एक और सवाल सुरेश जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, हो सकता है सिर्फ मुझे लग रहा हो, कि इस बार निकाय चुनाव, लेकिन उसमें जो जिम्मेदारियां जिलाध्यक्ष, जो शहर जिलाध्यक्ष होते हैं पार्टियों के, उनकी होनी चाहिए थी टिकट बंटवारे को लेकर। मैं कहीं नाम नहीं सुन रहा हूं, न जोधपुर में सुना, न कोटा में सुना, न जयपुर में सुना कि कोई पर्यवेक्षक, जिला स्तर का कोई पदाधिकारी जिसका नाम चर्चाओं में रहा हो कि चलिए उससे मीटिंग हो रही है, वो तय कर रहे हैं, वो समीक्षा कर रहे हैं, वो सर्वे कर रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि किसे टिकट दिया जाना चाहिए, किसका नहीं दिया, किसे नहीं दिया जाना चाहिए। सिर्फ ऊपरी स्तर के नाम ही क्यों चर्चाओं में है? फिर गलत बात बोल रहे हो। हमारे पूरे हर मंडल पे हमने प्रभारी लगाए हैं, मंडल स्तर पर हमारा प्रभारी का, इसके बाद जिला स्तर पर प्रभारी का, हर निगम के अंदर हमारे प्रभारी बनाए गए हैं और हर जिला अध्यक्ष की हर बैठक के अंदर जिला अध्यक्ष की सहमति रही है, हर बैठक के अंदर जिला अध्यक्ष रहे और पर्यवेक्षक रहे। तो इसलिए आप ये तो बोल ही नहीं सकते कि भाई जिला अध्यक्ष नहीं।
संगठन कौन किससे बनाई गई, लेकिन सामने क्यों नहीं आने दिया गया? क्यों सिर्फ चर्चाओं में फिर वही लोग हैं जिनको संगठन, जिला अध्यक्ष और एमएलए जो भी हमारे पदाधिकारी है सबकी सहमति से ही टिकट का वितरण हुआ है। कहीं पे भी खेमेबाजी नहीं हुई है बिल्कुल। तो फिर वो नारेबाजी कौन सी थी जो देर रात को बीजेपी कार्यालय के बाहर हुई? जिनको टिकट नहीं मिलता थोड़ी बहुत नाराजगी है, वो सब शामिल हो गए, सबने पार्टी का काम किया है, सबने चुनाव में रोते हुए नजर आए थे। कांग्रेस ने तो आपकी लिस्ट जारी भी नहीं की, हमने तो लिस्ट जारी की, 108 की लिस्ट जारी की है, कांग्रेस ने तो लिस्ट जारी नहीं की, टेलीफोन पे बताया गया। एक और सवाल मैं आ रहा हूँ विक्रम जी, आपके पास आ रहा हूँ। एक सवाल आरएलपी को लेकर मैं आपसे जोड़ना चाहूंगा। क्या दिक्कत हो गई कि आरएलपी आपके साथ इस चुनाव में नहीं रही? वो जबकि हर मुद्दे पर, हर मीटिंग में आप कोई भी फैसला लेते हैं। अब आप इसको प्रदेश स्तर पर ले जाकर आरएलपी से गठबंधन बताएं या नेशनल लेवल पर बताएं तो अलग बात है, लेकिन निकाय स्तर पर अगर आरएलपी को आप अपने साथ रखते, उसमें अगर मतभेद नहीं होते तो आपको नहीं लगता कि एक और ज्यादा फायदा जो अभी हमारा आरएलपी से कोई मतभेद नहीं है, हमारा आरएलपी से कोई मतभेद नहीं है। तो फिर अलग से क्यों उतारे उन्होंने? निगमों के चुनाव है और इसमें संगठन डिसाइड करता है कि क्या करना है। हमारा कोई आरएलपी से कोई मतभेद नहीं। तो फिर अलग से क्यों उन्होंने अपने, देखिए अगर आरएलपी अपनी तरफ से कहीं उम्मीदवारों प्रत्याशियों को मैदान में उतार रही है तो जाहिर तौर पर बीजेपी के तो वोट बीजेपी कांग्रेस दोनों के वोट काटेंगे तो बीजेपी को नुकसान तो होगा। आरएलपी का कोई जयपुर में प्रत्यक्ष ही नहीं है। मैं जयपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या बात की बात कर रहा हूँ, जगह जयपुर की बात नहीं कर रहा। ऐसा है, हमारा कोई मतभेद नहीं है आरएलपी से। हमारा संगठन स्तर पर डिसाइड हुआ कि किस तरह से चुनाव लड़ने हैं और उसी के अनुसार काम हुआ है। जी विक्रम जी आपके जी हाँ शाम जी बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मौजूदा स्थिति में आरएलपी के 15 तो पुरुष चुनाव लड़ रहे हैं प्रदेश में और 8 महिलाएं चुनाव लड़ रही है। आप भी कह रहे हो आरएलपी ने स्थिति हो गई, अकाले दिल छोड़ रहा है, वैसे आरएलपी कह रहा है कि हमारा किसानों का मुद्दा गड़बड़ हो गया, इसलिए अब अगर सुन पा रहे हनुमान बेनीवाल के तो दुर्भाग्य आपका है। किसानों पे जनता को भ्रमित किया जा रहा है। जो भी किसानों के लिए बिल लाया गया है वो किसानों के हित में बिल लाया गया है। आज अगर किसानों को उससे फायदा हो रहा है तो उसको तकलीफ कहाँ हो रही है कांग्रेस को? तो आरएलपी क्यों नहीं है इस मुद्दे पर आपके साथ? आरएलपी को जो किसान विधेयक जो लोकसभा में पास हुआ उसको समझना पड़ेगा कि क्या चीज है, और कहीं पे भी कोई किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं है। अकाली दल अकाली के अंदर किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कांग्रेस ही उसको कंफ्यूजन किया जा रहा है क्योंकि उनको ये लग रहा है कि इससे किसान हमारे साथ हो गए। किसान आज पूरा हिंदुस्तान का किसान हमारे साथ हो गया तो कांग्रेस को डर लग रहा है। अगर शामिल विवाद नहीं होता। आरएलपी क्यों आप पर विश्वास नहीं कर रही है, आप बताइए। जी विक्रम जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी चलिए मैं आपके पास आता हूँ विक्रम जी। ये सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, जो निचले स्तर पर जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी, जिन लोगों को आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं, ये बताने के लिए कि हमने जो फैसले लिए हैं वो अच्छे फैसले लिए हैं, हमारे प्रत्याशी जीते हैं। क्या ये जीत का सारा दारोमदार वरिष्ठ नेता कांग्रेस में लेना चाहते हैं, इसीलिए निचले स्तर के नेताओं को आगे नहीं आने दिया गया और सिर्फ एक ही सेंटर रखा गया? सिर्फ प्रत्याशियों के चयन में भी और जो घोषणा पत्र सामने रखना था उसमें भी स्थानीय स्तर पर उन लोगों से बातचीत नहीं की गई कि जो घोषणा पत्र हम जारी कर रहे हैं उसमें कौन से मुद्दों का इसमें जिक्र किया जाना चाहिए था? जयपुर में भी जो आपने घोषणा पत्र जारी किया उसमें हेरिटेज को लेकर स्पेसिफिक कोई, क्योंकि अब तो हेरिटेज अलग से बन चुका है तो उसके लिए वहां के अलग तरह के मुद्दे होंगे। आपको नहीं लगता कि केंद्रीय जो निचले स्तर के नेता थे उनको बिल्कुल ही साइड लाइन कर दिया गया, हाशिए पर ला दिया गया और उनको बिल्कुल फ्रंट लाइन नहीं आने दिया गया? ऐसे तो फिर कैसे पार्टी को लेकर आगे जाएंगे? और जीत और हार का दारोमदार अगर सिर्फ एक ही व्यक्ति लेना चाहता है तो फिर सारे संगठन को साथ लेकर आप कैसे चल पाएंगे? नहीं ऐसा नहीं है, आपको कहां से ऐसा लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। दूसरी बात क्या है कि निगम तो एक है, एक ही शहर के 2 हिस्से हैं। विकास की जो बात जरूरत आ गई विक्रम जी, 2 दड़ा करने की कहाँ जरूरत आ गई थी? आज हमारे आराध्य देव को अलग कर दिया, मोतीपुर की गणेश। आपको जो पीड़ा है ना वो पता है, आपको यही पीड़ा है। आप अपने विकास के मुद्दे की बात करिए ना, आपने कहीं विकास की बात करी नहीं है। कांग्रेस की आलोचना करके आप बहुमत लाना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। ये निगम का आप ध्यान रखिए। आज महिला उत्पीड़न कितना हो रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार कितने हो रहे हैं राजस्थान के अंदर, पूरे भारत के अंदर नंबर 1 हो गया है राजस्थान। सुरेश जी निगम के मसलों को लेकर बात करते हैं।
उनसे सलाह मशवरा करके ही एक संकल्प पत्र तैयार किया जाए। अब जिला स्तर पे जिला अध्यक्ष प्रताप जी ने लागू किया है, अब उसको संकल्प पत्र को घोषित किया है। आपको कैसे लगता है कि सारे लोगों को किया गया सरकार का हिस्सा है, जिला स्तर तक लाया गया है इस चुनाव को? जोधपुर और कोटा में जिला स्तर पर मुझे नाम बताइए फिर आप। जिला स्तर पे किया गया, कोटा में भी क्यों नहीं किया गया बताइए जिनका नाम चर्चा में रहा हो। जो प्रताप सिंह खाचरियावास का हमने सुन लिया, लेकिन वहां दोनों जगह कहां पर, वहां वैभव गहलोत ने पूरी जिम्मेदारी संभाली और यहाँ पर शांति धारीवाल जी ने, तो कहां गए आपके स्थानीय स्तर के नेता? ये सीनियर नेताओं का सभी जगह रोल रहता है। यहाँ भी बहुत बड़ा, हालांकि इसमें सभी विधायक अपना अपना रोल रहा है। वहां चूंकि धारीवाल साहब सीनियर नेता है हमारे, उनका वहां रोल रहा है। वैभव गहलोत साहब सांसद के कैंडिडेट रहे, तो उन्होंने सलाह मशवरा करके दोनों शहर के और जो प्रभाव हैं और सारे विधायकों को मिलकर सारे टिकट तय किए हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी मर्जी से दिए, उन्होंने सबका सम्मान रखा है और सब जगह सलाह मशवरे से टिकट तय किए गए। कहीं भी कोई असंतोष नहीं है। असंतोष आपने देखा होगा सिर्फ भाजपा में आपको देखने को मिलेगा। भाजपा ऑफिस के सामने कैंडिडेटों को रोते हुए देखा होगा। कैंडिडेट को कांग्रेस ने। मैं एक साइन ऑफ क्वेश्चन आपसे लेना चाहूंगा, समय कम है। श्याम जी आप कुछ कहना चाह रहे ताकि उसके बाद में फिर सिद्धार्थलाल भार्गव जो 6 बार के सांसद थे, उनके बेटे तक को एक पार्षद का टिकट का देना उचित नहीं समझा। किस तरह की चाल चरित्र की बातें करते हैं, किस तरह की सिद्धांत की बातें कर रहे हैं, किस तरह के प्रशासन की बातें कर रहे हैं। अपना कैंडिडेट जो 6 बार का सांसद था, जिसने 30 साल सांसद रहे हो, ने एक पार्षद का अगर वो तक नहीं दिया आपने। सुन तो लो। देखिए प्रभात जी, संकल्प पत्र जिस प्रकार से जल्दबाजी में जारी किया गया और बीजेपी ने भी अपना ब्लैक पेपर ला करके फिर उन्होंने भी लिया है, विजन डॉक्यूमेंट लिया है। लेकिन जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद मौजूद था, मैंने प्रणामी जी से कहा क्या नगर निगम का एक्ट लागू है, उसकी मांग नहीं करोगे आप? क्या हम भूल गए, उसको शामिल करेंगे? क्या जोधपुर को स्मार्ट सिटी में शामिल करने की बात नहीं कहोगे? केंद्रीय मंत्री आपका है वहां पर। तो आप जिस प्रकार से निर्णय कराने की केंद्र से क्या कुछ करा सकते थे, विजन डॉक्यूमेंट में आना चाहिए था, नहीं आया। आपने कहा हम राज्य सरकार से प्रस्ताव भेजेंगे, बिजली के बिल माफ करो, यूडी टैक्स माफ करो। अब वो सरकार माने नहीं माने वो तो उसके ऊपर निर्भर है। उसके संकल्प में शांति धारीवाल जी, अगर मुख्यमंत्री जी और प्रताप सिंह खाचरियावास बैठ करके तीनों शहरों का एक साथ बना देते तो स्थिति, हमारे पास पैसा तो है ही नहीं, कंप्यूटराइजेशन करेंगे। अरे अभी तक तो हुआ तो कैसे होगा? तो इसलिए थोड़ा बहुत धरातल वाला ये घोषणा संकल्प ले पाए। इसलिए जरूरत है कि अब 100 और होंगे आगे 129 के, तो उसके लिए तो अच्छा बना। समय कम है मेरे पास, समय कम है। मैं एक क्वेश्चन आप दोनों से लेना चाहता हूं। सबसे पहले विक्रम जी आपसे, क्या लगता है आपको, क्या वजह लगती है जो जिससे आपको ये लगता है कि तीनों निगमों में, 6 निगमों में, तीनों जो शहर है उनमें कांग्रेस की जीत होगी? मुझे 1 मिनट का समय आपके पास, 1 मिनट में बताइए क्या आपको लगता है। जनता विकास चाहती है। जनता को पता है कि आज प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और जनप्रतिनिधि है वो कांग्रेस की सरकार से सीधे बात करके और हमारे लिए विकास का पैसा लाएंगे और हमारे लिए काम करवाएंगे। उनकी बात सीधी राज्य में सुनेगी। जनता इस बात का फैसला करेगी। भाजपा की तरह आलोचना करके नहीं जीतेंगे। हमारे लोग विजन दे रहे हैं और उसी के आधार पर विकास कराएंगे। और जनता को ये उम्मीद है कि शासन है तो काम होंगे, इसलिए कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम करेगी और हमारे दोनों जगह, तीनों जगह बल्कि दोनों महापौर जीतेंगे। 6 के 6 हमारे जीतेंगे। सूर्य जी आप भी मुद्दे ही बताइएगा, आपको क्यों, किन मुद्दों पर आपको अपनी जीत सुनिश्चित लगती है? देखिए, हमारे काम जो हमने पिछले 5 साल के अंदर वसुंधरा सरकार के अंदर जो काम किए थे और जो हमारे पिछले महापौर जी ने जो काम किए हैं उसके आधार पे और कांग्रेस के जो भ्रष्टाचार है उसके आधार पे कि कांग्रेस ने 20 महीने के अंदर जो भ्रष्टाचार पनपाया है और जो यहाँ पे जो गंदगी जो जयपुर के अंदर जिस तरह की दुर्दशा इन्होंने 20 महीने के अंदर कर दी है उससे जनता त्रस्त हो गई है। तो जनता भारतीय जनता पार्टी को पूरे 6 नगर निगम के अंदर बहुमत से जिताएगी और 6 नगर निगम में हमारे वोट बनेंगे। चलिए, आपने अपनी बातें सामने रखी, लेकिन अभी 3 तारीख को यह फैसला हो जाएगा कि किसने अपने दावे मजबूती से पेश किए और किसने अपना ट्रैक रिकॉर्ड क्लीन रखा जिसके दम पर वो आगे अपनी जीत को सुनिश्चित कर पाएंगे। 3 तारीख को यह फैसला भी सामने होगा कि अब आने वाले जो
ग्राम पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जिला परिषद चुनाव आ रहे हैं, उसमें क्या नई तैयारी कांग्रेस और बीजेपी को करनी पड़ेगी, ये परिणाम इन सारी चीजों की पृष्ठभूमि भी तैयार करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस खास खबर में जुड़ने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।